नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत तो बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, आज इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर, वो फर्स्ट पेपर होता है, वो जो है वो 50 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है दोस्तों? 50 नंबर का आता है, जिसमें से जैसे आपका बाल विकास था वैसे ही सेम ऐसे ही है कि इसमें भी 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं बहुविकल्पीय होते हैं और 15 अति लघु उत्तरीय तथा 10 प्रश्न जो होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो आपका जो है यहाँ पर जो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बहुविकल्पीय होता है इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिन पर हम लोग यदि चर्चा ना की जाए तो पुस्तकों में वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, उसको समझने के ऊपर होता है। तो इस हिसाब से मैंने जो डिसाइड किया कि इसको जो है बढ़िया से अच्छे से व्याख्या करके इसको बताया जाए। तो दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करें उससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, चला बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उनको जो है वीडियो समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, पहले हम लोग इसके विषय वस्तु, इसका जो सिलेबस है उसको जान लेना जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के इधर उधर भटकना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि हमें पॉइंट वाइज ही पढ़ना है। ज़्यादा इधर उधर पढ़ने से कुछ मतलब अर्थ निकलता नहीं है, क्योंकि आप लोग वैसे भी इसको करने में सक्षम है, वैसे भी पढ़ ले जाएंगे। थ्योरेटिकल विषय है तो इस पर फिलहाल जल्दी कोई चर्चा नहीं करता। फिलहाल इस पर जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पर हमें चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि बिना चर्चा के उसको व्याख्या के आप पढ़ तो ले जाएंगे, याद कर ले जाएंगे, रट्टा मान ले जाएंगे, लेकिन आप जो है उसको समझ नहीं पाएंगे, भूल भी सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आ जाते हैं और हम लोग भूल जाते हैं। तो देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमें उसकी संकल्पना, अर्थ का हो गया, फिर उसके बाद प्रकार, महत्व, उद्देश्य, इन सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करना है। यहाँ से भी कम से कम मान के चले कि 2 से 3 नंबर तो आ ही जाते हैं, खासकर 2 नंबर के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, इसमें पृष्ठभूमि में हम लोग पढ़ेंगे वैदिककालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मुगलकालीन शिक्षा, आधुनिक समय में जो वर्तमान जो समय में है उसकी शिक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात और बाद की भी है, दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, इसमें शिक्षा और समाज में, हाँ देखिए यहाँ पर छूट गया, प्रमुख विचारक और विचारधाराएं। यहाँ पर हम लोग जो है विचारक भी पढ़ेंगे और विचारधाराएं पढ़ेंगे। विचारधाराओं में हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, ये 3 विचारधाराएं हैं जिनको हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है विचारक, इसमें भारतीय विचारक भी रहेंगे, और पश्चात विचारक भी रहेंगे। कौन से? पश्चात विचारक। भारतीय विचार में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, राधा कृष्णन को, गिरजू भाई बधेका को, ये हमारे भारतीय विचारक रहेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं पश्चात विचारकों में, तो रूसो हो गए, प्लेटो हो गए, फ्रॉबेल हो गए, और फिर उसके बाद जॉन डेवी हो गए, मारिया मॉन्टेसरी होंगे। इन सारे विचारकों को हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि पश्चात विचारक से जो है प्रश्न बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं, क्योंकि उन सारी विचारधाराओं को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जो लोग खासकर साइंस साइड बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है इन सारे विचारकों को समझना, लेकिन यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल और देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है, शिक्षा और समाज में क्या अंतर संबंध क्या है, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। जो प्रभावी कारक है, जो शिक्षा और समाज के जो प्रभावी कारक है, उनमें से जैसे घर हो गया, विद्यालय हो गया, समुदाय हो गया, इससे जो है शिक्षा व्यवस्था और समाज पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों पर हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, उभरते भारत के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको जानना हमें जरूरी है, जिसमें से क्या हो गया, संप्रदायवाद हो गया और सौहार्द कैसे स्थापित किया जाए समाज में, इन सारी चीज़ों पर हमें चर्चा करना है। फिर उसके बाद जो है जनसंख्या शिक्षा पे हमें चर्चा करना है, जातिवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, सांप्रदायिकवाद हो गया, इन सारी चीज़ों पर हमें पढ़ना है। सारी चीज़ों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि जो लोग वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, या जो दैनिक समाज में जो चीज़ें हो चल रही हैं इस समय, उन सारी चीज़ों से जो लोग अवगत होंगे थोड़ा सा इनमें दिक्कत नहीं होगी, उन लोगों की दिक्कत होगी जो अपडेट नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसमें जो है शिक्षा के मानवीय मूल्यों में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे जो टॉपिक हैं मानवीय मूल्यों में, उनमें जो इसमें जो अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद जो है शिक्षा के मानवीय मूल्य कैसे निर्माण किए जा सकते हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टि से इसका विकास कैसे किया जाता है शिक्षा का, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस क्या पढ़ना ही है हम लोगों को। तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है, जो हम लोग का पहला टॉपिक जहाँ से शुरू होता है
वो है शिक्षा की संकल्पना। तो चलिए हम लोग शिक्षा की संकल्पना को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों बात की जाती है शिक्षा की अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, यही सारी चीजें होती हैं। उसकी संकल्पना का जो मेन कारण होता है वही होता है। तो यहाँ पर शिक्षा की जब संकल्पना की बात की जाती है तो शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा शब्द कहाँ से आया, इस सारी चीज़ों का हमें इस पर अध्ययन करना है। जैसा कि आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर में यदि शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े होंगे तो वहाँ पर शिक्षा की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। और ये परिभाषाएं बहुत सारे लोगों को परिभाषाएं याद भी हो गई होंगी, जो लोग रटने वाले हैं ना पक्का याद किए बैठे होंगे, मुझे जहाँ तक विश्वास है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा की संकल्पना में यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसमें होता क्या है। तो दोस्तों शिक्षा व्यवस्था आज नहीं आई है, बहुत पहले से शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। तो ये शिक्षा व्यवस्था जो है, अगर यदि हम बात कर रहे हैं भारतीय अपने जो भारतीय संस्कृति है, इसमें जो शिक्षा है वो प्राचीन काल में, और जो प्राचीन काल में यदि कहा जाए तो उस समय कौन सी भाषा थी दोस्तों, संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। तो वहाँ पर यदि कोई भारतीय शब्द है या जो इसमें हिंदी के जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत से ही लिए जाते हैं, क्योंकि प्राचीन भाषा जो है संस्कृत थी, इसलिए वहाँ से जो है इसकी जो कोई भी शब्द होता है उसकी उत्पत्ति हिंदी में वो संस्कृत में माना जाता है। तो जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। कौन सा दोस्तों, आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, सीखना और सिखाना। और ये जो शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना और सिखाने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप कहीं भी जाइए, आप कहीं ना कुछ सीख रहे होते हैं, या आपसे कोई ना कोई सीख रहा होता है, या आप किसी को सिखा रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ज्ञान बता रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो है शिक्षा का अर्थ क्या लिया गया कि सीखना और सिखाना, और ये प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। फिर बात होती है, एक शब्द और आता है, शिक्षा को क्या कहा गया है संस्कृत में दोस्तों, शिक्षा को क्या कहा संस्कृत में, विद्या कहा गया है, विद्या कहा गया है। लेकिन उस समय जो है, जो प्राचीन समय में विद्या का अर्थ जो है बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरना ही था, बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरना ही समझा गया विद्या का। लेकिन जब आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं, किसके, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, तो शिक्षा का जो अंग्रेजी शब्द है, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, एजुकेशन। और ये एजुकेशन शब्द कहाँ से आया है, अब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हों, कहीं दूसरे से जगह से लिए गए, उसको ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी में। ऐसे ही से ये जो एजुकेशन है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ दोस्तों, लैटिन भाषा के एडुकेटम से, किससे बना हुआ दोस्तों, एजुकेटम से। किस भाषा से का ये शब्द कहाँ से आया, ये लैटिन से, लैटिन भाषा एजुकेटम से बना हुआ है। अब ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, और ये भी क्या है, दोनों लैटिन है, दोनों क्या है, लैटिन है। यहाँ ई का अर्थ हो गया अंदर से, और ब्यूको का अर्थ हो गया बाहर निकालना, बाहर निकालना या विकास करना, बाहर निकालना या विकास करना। तो इस तरीके से, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, शिक्षा को इस शब्द को परिभाषित कर सकते हैं कि अंदर के शब्द को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी जो है क्षमताएं होती हैं जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं, उसको जो है किसके माध्यम से निकलती है, उस सारी क्षमताएं शिक्षा के माध्यम से निकलती हैं। यदि आप बहुत अच्छा गाना जानते हैं, यदि आप जो है पढ़ने में बहुत आगे हैं, तो आप क्या है, शिक्षा अगर आपके पास नहीं है, शिक्षा का ज्ञान नहीं है, यदि आपको कैसे करना इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो आप उस सारी चीज़ों को अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। और उस अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, शिक्षा है। यदि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो किसकी वजह, शिक्षा की वजह से। क्यों, क्योंकि शिक्षा ने ज्ञान दिया, ज्ञान से हम आप लोगों के पास भी ज्ञान ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि प्राचीन काल में चलता आ रहा था। उस समय मौखिक था, जो कि हम लोग वैदिक कालीन में उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षा का अर्थ जो है अंदर की शक्ति को बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाता है। फिर जहाँ तक कि मेरे हिसाब से जो शिक्षा का जो मेन मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट हो गया, वो आप लोग समझ गए होंगे कि जो शिक्षा हो संस्कृत के शिक्ष धातु से
मिलकर जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्षा धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है। फिर बात करते हैं शिक्षा को प्राचीन काल में क्या कहा, विद्या, जिसमें जो है विद्या जो है बालक, प्राचीन के लोग जो समझे कि विद्या का तो केवल बालक के दिमाग में घुस घुस के बस क्या भरना है, ज्ञान ही भरना है। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब बात आती है एजुकेशन की, तो ये लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। और वो लैटिन शब्द कौन से हैं, एजुकेटम, और ये भी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ, कौन सा, ई और ड्यूको। फिलहाल दो शब्द और भी मिलते हैं, एडुसियर है और एडुकेयर है, तो यहाँ पर दो शब्द वो भी मिलते हैं जो भी शिक्षा का, जो एजुकेशन शब्द का जो भी वो भी आधार है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो व्याख्या की जाती है एजुकेटम से की जाती है। तो दोस्तों आज का जो यहाँ पर जो शिक्षा की जो संकल्पना थी वो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर अब बात करते हैं कुछ लोगों ने शिक्षा को जो है परिभाषित भी किया है, कुछ लोगों ने शिक्षा को परिभाषित भी किया है, जो जिसमें हमें उन लोगों का जो है परिभाषा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम आता है स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद जी का, आप लोगों ने इनकी परिभाषा जरूर पढ़ी होंगी कि मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ये शिक्षा जो है मनुष्य के अंतर्निहित जो शक्ति होती है, उसके अंदर जो भी शक्ति हो जाए, वो गाने की कला जो हो या लिखने की कला हो या किसी क्षेत्र में आगे जैसे खेल कूद की जो कला होता है, तो वहाँ पर जो कौशल होता है वो सारी चीज़ें किससे निकलती, शिक्षा के माध्यम से। यदि आप बहुत अच्छा खेलने जानते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो यदि आप किसी के थ्रू या कहने मतलब थ्रू क्या समझ लीजिए कि आप यदि गुरु के पास नहीं जाएंगे तो वो जो है चीज़ें कैसे उसको प्रोफेशनल में बदलना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, वो क्या बताएंगे, शिक्षा। और जो शिक्षा कहाँ से मिलती है, हमें गुरु से मिलती है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गुरु के पास ही जाना पड़ेगा शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर शिक्षा की जो परिभाषा थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिलता है स्वामी विवेकानंद जी का है। वहाँ पर शिक्षा का अर्थ जो है उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का जो है विकास करना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। फिर बात आती है गांधी जी का। गांधी जी ने एक परिभाषा दी है, गांधी जी ने एक परिभाषा दी है और मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा परिभाषा है। उन्होंने एक परिभाषा दी, जैसा कि सभी लोग आप जानते होंगे उस परिभाषा को, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक हो या मनुष्य हो, बालक हो या मनुष्य हो, उसका जो है शारीरिक मस्तिष्क का मतलब मानसिक विकास और के साथ साथ जो है आत्मा के अंदर जो भी आपके गुण है उसका जो है सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। मतलब मन, जिसको हम लोग मस्तिष्क बोलते हैं, मस्तिष्क हो गया। फिर उसके बाद क्या है, शारीरिक तथा आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट, यही तीन परिभाषा आपको कर लेना है, रट्टा नहीं मारना, समझना है, याद हो जाएगा, खुद ही याद हो जाएगा, एक बार दो बार देखेंगे खुद ही याद हो जाएगा। परिभाषा को रट्टा नहीं मारना है। हमें क्या है कि मस्तिष्क का विकास, शरीर का विकास और आत्मा का क्या है, सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट विकास करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से गांधी जी की परिभाषा हो गई। फिर बात एक और परिभाषा है टैगोर जी का, जो कि जो है पिछले प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो उनकी जो परिभाषा है मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये परिभाषा आप लोगों को जल्दी नहीं मिलती होगी, या इस समय जो है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के पास जो है नोट्स जो है नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान वो लोग मत होइएगा, क्योंकि ये जो इसका जो PDF फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल BTC स्टडी हब पे मिल जाएगा। तो दोस्तों टैगोर की जी की जो परिभाषा है उनका मतलब है कि उच्च शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यहाँ पर इन्होंने इनकी जो परिभाषा है कि उच्च शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य, कहने मतलब सृष्टि में सामंजस्य स्थापित कर ले जाएं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्या होता है कि यहाँ पर जब बात होती है, जैसे क्या होता है कि जब हम लोग शिक्षित जो होता है, एक शिक्षित समाज होता है, एक जो अशिक्षित समाज होता है, इन दोनों में क्या होता है, सामंजस्य जल्दी स्थापित नहीं हो पाता। तो सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कौन करता है, शिक्षा। क्या शिक्षा जो है
हमको या जो भी व्यक्ति है वो जो है उसको प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता प्रदान करती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो शिक्षा से जो है हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पर का ज्ञान होता है, जिससे क्या होता है कि हम भावी जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो परिभाषा है ये भी बहुत बढ़िया परिभाषा है, क्योंकि शिक्षा जो है हमें प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता प्रदान करती है। अब बात आती है दोस्तों, परिभाषा हो गई है, अब हम लोग बात करेंगे इसके अर्थ को। इसके अर्थ को दो तरीके से लोग समझते हैं या दो तरीके से परिभाषित किया गया है, एक जो है संकुचित अर्थ और एक है व्यापक अर्थ। तो दोनों को हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न अब बनने शुरू हो जाते हैं। एक इसमें जो है संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है और व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है। तो इस तरीके से संकुचित और व्यापक अर्थ का मतलब यही होता है कि आप अभी केवल देख रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं, और व्यापक का मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचना, और संकुचित का मतलब है बहुत कम चीज़ें को सोचना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है संकुचित अर्थ का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा से। किससे दोस्तों? विद्यालयी शिक्षा को भी संकुचित अर्थ में परिभाषित किया गया है। विद्यालयी शिक्षा को जो है यहाँ पर परिभाषित किया गया है। फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों कि जो विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, इसमें दोस्तों विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित लोग होते हैं और एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो इस हिसाब से जो है संकुचित अर्थ में जो शिक्षा का जो परिभाषित अगर किया जाए तो विद्यालय शिक्षा होती है जहाँ पर निश्चित वातावरण में, निश्चित पाठ्यक्रम में, निश्चित व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय के लिए दी जाती है। और ये जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, निश्चित समय तक ही चलती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं विद्यालय, कुछ लोग 12 पढ़ के छोड़ देते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं फिर जाते हैं नौकरी करने के लिए, कुछ लोग होते हैं PhD भी करते हैं, उससे आगे रिसर्च भी करते रहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब तक हम लोग विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तब तक इसको संकुचित अर्थ में इसको परिभाषित किया जाएगा। तो यहाँ पर निश्चित वातावरण होता है, निश्चित लोग होते हैं, और एक इसमें भी होता है कि इसमें परीक्षाएं भी होती हैं। निश्चित समय की बात क्या होती है, इसमें जो है परीक्षाएं भी होती हैं। तो इस हिसाब से इसको जो है स्कूली शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्कूली शिक्षा भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्कूल के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया पढ़ाते हैं, विद्यालय जाते हैं, बस यही शिक्षा समझते हैं कि मेरा लड़का जो है पढ़ रहा है, वो विद्यालय जा रहा है, यही शिक्षा है। लेकिन एक्चुअली में जब उसके हम लोग व्यापक अर्थ में समझेंगे तो शिक्षा का मायने बदल जाएगा। व्यापक अर्थ में क्या होता है कि ये जो शिक्षा है व्यापक अर्थों में ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है विद्यालय में गए, पढ़े 2 घंटा लेके चले जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गए, वहाँ से शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुजी ये पढ़ाए, गुरुजी वो पढ़ाए, उसको रट्टा मार रहे हैं, जब देखो तब रट्टा मार रहे हैं, तो वो क्या होगी? संकुचित अर्थ में शिक्षा। लेकिन जब व्यापक अर्थ में होता है यहाँ पर ना कोई निश्चित लोग होते हैं, ना कोई निश्चित वातावरण होता है, ना कोई निश्चित समय होता है, और ना ही कोई निश्चित क्षेत्र होता है। यहाँ इसमें विद्यालय में क्या होता है? निश्चित क्षेत्रों में हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई जो है संस्कृत का, कोई हिंदी का, कोई अंग्रेजी का, कोई गणित का, सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ ना ज्ञान की सीमा है, ना कोई बंधन है कि आप बस इतने समय तक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ आप जो है हर पल शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। जैसे आप जब कहीं चल रहे हैं तभी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आप यदि पैदल जा रहे हैं और सामने से कोई जो है ऐसा जानवर आ गया जो आपको हानि पहुंचा सकता है, वैसे भी बहुत सारे जो है जानवर सड़क पे घूमते रहते हैं। तो घूमने का मतलब है कि इस समय जो स्थिति है उस हिसाब से तो देखा जाए तो वहाँ पर जो है जानवर घूमते रहते हैं। तो आ गया भाई, देखें ये जानवर खतरनाक है, तो वहाँ से क्या हमें शिक्षा मिलती है कि यहाँ से हमें भाग लेना ही उचित है। यदि नहीं भागेगी तो भाई जाओ बैठ के हाथ पैर तोड़वा लो। वहाँ से क्या शिक्षा मिली कि इन सारी ऐसे जो जानवर हैं इनसे हमें क्या होना है? दूर रहना है। फिर उसके बाद क्या है? जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई बच्चा जो है या कोई है वो बड़ी परिश्रम से मेहनत कर रहा है, और मेहनत करके खा पी रहा। बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज में आप लोग देखते ही होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
मेहनत के बल पर बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ले, उनसे भी हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। हम कहीं भी कभी भी किसी भी समय जो है इसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है। हम वहाँ पर कहीं भी, जैसे क्या होता है, हम स्कूल से पढ़ के आए, चले गए मोटर मैकेनिक के पास, वहाँ पर मैंने क्या सीख लिया, मोटर बनाना सीख लिया। घर पर बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल ख़राब हो गए, तो वहाँ पर भी क्या है, मोबाइल के संबंधित में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। या घर के कार्यों को कैसे किया जाए, उससे भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। कृषि कार्यों को कैसे किया जाए, उससे भी हमें शिक्षा मिलती है। ये जो क्षेत्र होता है, ये हर जगह से इसमें शिक्षा मिलती ही रहती है। इसमें जो है शिक्षा का स्रोत जो है कभी बंद नहीं होता। आप कभी भी एनी टाइम कभी भी इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप जिससे भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो आपका गुरु होता है। जैसे यदि आप किसी मोटर मैकेनिक के पास जाते हैं, वहाँ पर आप मोटर बनाना सीखते हैं, मोटरसाइकिल बनाना सीखते हैं, तो वहाँ पर आपका गुरु कौन हो गया, वो जो मोटर मैकेनिक होता है वो आपका गुरु हो गया। फिर उसके बाद रास्ते में जा रहे हैं, किसी कारणवश कोई व्यक्ति मिल गया और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, तो वो आपका उससे हमें क्या कुछ सीख मिली, तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या हो गया, शिक्षक हो गया, वो आपका गुरु हो गया। तो शिक्षा में जो है इसमें कोई भी व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है और कोई भी आपका शिष्य भी हो सकता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने शिक्षा की संकल्पना आपने जो है इसमें पढ़ाई होगा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका गुरु भी, कोई भी गुरु हो सकता है, कोई भी आपका शिष्य हो सकता है। तो इस हिसाब से जो है दोस्तों शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की संकल्पना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पूरा हो गया है। जब बात अब इसमें दोस्तों हमें जो पढ़ना है वो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर हमें जो है अभी तक जो पढ़ना था हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, शिक्षा की संकल्पना हो गया और शिक्षा का अर्थ हो गया, व्यापक अर्थ में इसमें संकुचित अर्थ हो गया, संकुचित अर्थ हो गया और व्यापक अर्थ हो गया। दोस्तों एक चीज़ और आती है इसमें जो कि जानना आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। क्या है दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। देखिए दोस्तों, शिक्षा के वास्तविक अर्थ को यदि देखा जाए तो इसी शब्द को, ये जो अर्थ अभी लोग हम लोगों ने परिभाषित किया जो है संकुचित अर्थ, जो व्यापक अर्थ को जो हम लोगों ने अभी तक परिभाषित किया, इसी दोनों चीज़ों को एक साथ मिला दीजिए, एक साथ मिला दीजिए, वही उसका वास्तविक अर्थ हो जाता है। वास्तविक जो शिक्षा होती है उसमें जो है बालक जो है अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है और ये जो शिक्षा है वो चलती रहती है और ये एक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था होती है। तो इस हिसाब से यदि इसके वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है बालक अपनी रुचि, संकल्पना या कहने मतलब जो है उसकी योग्यता क्या है, उन सारी चीज़ों के आधार पर वो अपना शिक्षा ग्रहण करता है। और इसमें जो है दोस्तों ये वैज्ञानिक और उस पर वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है तथा इसमें जो है सामाजिक मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि विद्यालय में उतना सामाजिक मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो वहाँ पर क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है, इसकी भी जानकारी इसमें होती रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। अब इसके जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य हो गए और महत्व हो गया, उद्देश्य और महत्व पर चर्चा हम लोग अब कल करेंगे, अर्थात अगले वाले वीडियो में करेंगे। और जो अभी तक जो सिलेबस था उसके बारे में चर्चा होगी, जो संकल्पना थी, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, यदि जो है किसी को दिक्कत है किसी भी विषय में तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, कह सकते हैं, उनके लिए वो वीडियो जरूर बनेगा और उन सभी के लिए वीडियो बनेगा जिनको इन चीज़ों में समस्या होगी। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर जो है वो मैंने अब शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जो है कई सारे पार्टों में इसको हम धीरे धीरे विस्तृत व्याख्या के साथ इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों एक और बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि वीडियो अच्छा भी लग रहा तो अपने दोस्तों को भी दिखाइए और
उनके अपने साथ जोड़ने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उद्देश्य और महत्व को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।